Good morning, students. Today we continue our chapter 5 Print Culture and the Modern World. This is your last video for this chapter, so carefully watch it. And if you want to watch again and again, then you watch in YouTube channel. ठीक है, तो आपने जो है इससे पहले जो वीडियो में मैंने आपको बताया था वुमेन एंड प्रिंट के बारे में कि किस तरीके से 19वीं सेंचुरी में जो है जो मिडिल क्लास की जो लेडीज़ थी उन्होंने भी जो है पढ़ना लिखना स्टार्ट कर दिया था। यानी धीरे धीरे जो ऑर्थोडॉक्स जो फैमिलीज़ थी वहाँ पर भी जो औरतें थी उन्होंने जो है पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। जैसे कि मैंने को बताया था कि ऑर्थोडॉक्स फैमिली में एक सुंदरी देवी थी जिन्होंने जो है छिप छिप कर पढ़ना सीखा था और उसके बाद उन्होंने अमार जीवन नामक अपनी बायोग्राफी लिखी थी और ये बंगाली भाषा में सबसे पहली बुक थी। इसका एडिशन था जिसमें उन्होंने जो है अपने जीवन के बारे में लिखा था सुंदरी देवी ने। इसके बाद ऐसी ही कई और वुमेन्स थी जिन्होंने जो है अपनी बायोग्राफीज लिखी थी। कुछों ने तो दूसरों के अनुभव अपने अनुभव के आधार पर दूसरों के बारे में भी लिखा था। जैसे कि कैलाश बाशिनी देवी थी, उन्होंने जो है अपने अनुभवों के आधार पर लिखना शुरू किया कि किस तरीके से वो घर में जो है एक तरीके से बंदी बनकर रहती थी और उनसे जो है सारा घर का काम वगैरह करवाया जाता था। ठीक है, तो यानी जो लेडीज़ होती है उसको उसके साथ किस तरीके से जो है घर के अंदर बिहेव होते थे, इस टाइप की जो फीलिंग्स थी उन्होंने अपनी बुकों के अंदर लिखनी स्टार्ट की प्रिंट के आने के बाद। ऐसे ही महाराष्ट्र में ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई जो है उन्होंने भी जो है जो वुमेन्स थी उनकी सिचुएशन के बारे में बहुत लिखा था। और कई ऐसे उपन्यास भी थे जो कि जैसे तमिल के अंदर उपन्यास थे कि उन्होंने जो है उस टाइम पीरियड में जो लेडीज़ के साथ जो भी चीज़ें हुआ करती थी तो उन्होंने कहा कि भाई जैसे उनकी दुनिया बहुत छोटी होती है और उनकी जो खुशियाँ जो होती है वो बुकों के पढ़ने के साथ ही आई हैं। तो इस प्रकार की जो विचारधाराएँ थी वो औरतों के मन के अंदर जागृत हुई और उर्दू, तमिल, बंगाली, मराठी ये जो कल्चर थे ये पहले ही विकसित हो चुके थे, लेकिन हिंदी की जो छपाई की जो शुरुआत हुई थी वो 1870 में हुई थी। और इसके बाद वुमेन एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया और कई सारी जो है जर्नल्स और न्यूज़पेपर जो हैं वो पॉपुलर हुए थे। इसके बाद हमने पढ़ा था कि बंगाल के अंदर एक पूरा इलाका बाटला जो थी बुकें उनके लिए समर्पित था। यानी सारी जो बाटला की जो बाटला ऐसा एरिया था जिसके अंदर जो है कई सारी बुकों को रखा जाता था जो जो ईज़िली जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं होती थी, तो वहाँ पर जो है कोई भी जाके उसको खरीद सकता था। और जिससे जो लेडीज़ थी वो भी जो अपने लेज़र टाइम में जो है बुक वगैरह पढ़नी स्टार्ट कर दी थी उन्होंने जब उनके पास लेज़र टाइम होता था। तो आज हम पढ़ेंगे प्रिंट एंड द पुअर पीपल कि प्रिंट और पुअर पीपल का क्या रिलेशन है। वेरी चीप स्मॉल बुक्स वर ब्रॉट टू मार्केट्स इन 19th सेंचुरी। बहुत जो सस्ती किताबें थी वो जो है 19th सेंचुरी में जो है वो लोग जो हैं जैसे चौराहे वगैरह होते उस पर बेचा करते थे। मद्रास टाउन्स एंड सोल्ड एट क्रॉस रोड्स, शहरों में भी और जो ये चौराहे वगैरह थे वहाँ पर बेची जाती थी। अलाउइंग पुअर पीपल ट्रैवलिंग टू मार्केट्स टू बाय देम, जो पुअर पीपल थे वो भी जो है मार्केट से खरीद सकते थे। पब्लिक लाइब्रेरीज वर सेट अप फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी एक्सपेंडिंग द एक्सेस टू बुक्स। पब्लिक लाइब्रेरीज जो है वो 19th सेंचुरी के अंदर जो है वो अवेलेबल थी, यानी लाइब्रेरी वगैरह बन चुकी थी जहाँ पर बहुत सारी बुकें जो हैं वो अवेलेबल होती थी। दीज लाइब्रेरीज वर लोकेटेड मोस्टली इन सिटीज़ एंड टाउन्स एंड एट टाइम्स इन प्रॉस्पेरियस विलेजेस। ये जो लाइब्रेरीज थी मोस्टली कहाँ पे लोकेटेड थी, सिटीज़ के अंदर, टाउन्स के अंदर, और जो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरियस विलेज थे तो उधर पर जो है लाइब्रेरीज वगैरह सेटअप थी। For rich local patrons, setting up a library was a few way of acquiring prestige. जो लोकल रिच लोग थे तो उनके लिए लाइब्रेरी खोलना बहुत उसकी बात थी, प्रतिष्ठा की बात थी।
प्रेस्टीज की बात थी। फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी इश्यूज ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बिगेन टू बी रिटन अबाउट इन मैनी प्रिंटेड ट्रैक्ट्स एंड एसेज। यानी 19वीं सदी में जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था तो उसके ऊपर भी जो है बुक वगैरह या फिर ऐसे वगैरह लिखे जाते थे। ज्योतिबा फुले द मराठा पायनियर ऑफ लो कास्ट प्रोटेस्ट मूवमेंट्स रोट अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम इन हिज गुलामगिरी। ये जो नाम दे रखा है बेटा ज्योतिबा फुले, इसकी जो इन्होंने जो एक प्रोटेस्ट मूवमेंट लिखा था लो कास्ट के लिए, तो उनकी एक बुक थी गुलामगिरी। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि जो ज्योतिबा फुले थी उनकी जो बुक थी उनका नाम क्या था, जो कि उन्होंने कास्ट सिस्टम पे लिखी थी, वो थी गुलामगिरी। तो ज्योतिबा फुले जो थी एक मराठी फैमिली से बिलोंग करती थी, तो उन्होंने जो है अपनी बुक गुलामगिरी में कास्ट सिस्टम पर के बारे में लिखा था कि किस प्रकार से जो लोअर कास्ट के लोग थे उन पर अत्याचार वगैरह होते थे। In the 20th century, B.R. Ambedkar in Maharashtra and E.V. Ramaswamy Nair in Madras, better known as Periyar, wrote powerfully on caste, and their writings were read by people all over India. और 20th सेंचुरी में महाराष्ट्र में जो B.R. अम्बेडकर थे यानी भीमराव अम्बेडकर, और मद्रास में E.V. रामास्वामी नायकर जो कि पेरियर के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने भी जो है अपने जो भी रिटर्न लिखा था उस पर जो है जाति प्रथा के ऊपर लिखा था। और ये उनका जो लेखन था, वो रिटर्न जो भी वर्क लिखा था, वो पूरे भारत में जो है वो पढ़ा गया था उस टाइम पीरियड पे। लोकल प्रोटेस्ट movement and sects also created a lot of popular journals and tracts criticizing ancient scriptures and envisioning a new and just future. लोकल प्रोटेस्ट मूवमेंट और सेक्ट्स ने भी जो एंशियंट स्क्रिप्चर्स थी उसकी आलोचना करते हुए न्यू और जस्टिस समाज का सपना बुनने की मुहिम में पॉपुलर जर्नल्स और ट्रैक्ट्स वगैरह छापे थे। वर्कर्स इन फैक्ट्रीज वर टू ओवरवर्क्ड एंड लैक्ड द एजुकेशन टू राइट मच अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस। फैक्ट्रीज में वर्कर्स से बहुत ज़्यादा काम लिया जाता था और उन्हें अपने एक्सपीरियंस के बारे में ढंग से लिखने की एजुकेशन तक नहीं मिली थी। बट काशी बाबा कानपुर मिल वर्कर रोट एंड पब्लिश छोटे और बड़े का सवाल इन 1938 टू शो द लिंक्स बिटवीन कास्ट एंड क्लास एक्सप्लॉयटेशन। लेकिन जो काशी बाबा थे, कानपुर के एक मिल वर्कर थे, उन्होंने जो है लिखा था छोटे और बड़े का सवाल, 1938 में लिखी थी उन्होंने ये। उसमें लिखा था किसके बारे में लिखा था, कास्ट एंड क्लास एक्सप्लॉयटेशन के बारे में लिखा था कि कास्ट एंड क्लास एक्सप्लॉयटेशन का क्या लिंक है। द पोएम ऑफ अनदर कानपुर मिल वर्कर हु रोट अंडर द नेम ऑफ सुदर्शन चक्र बिटवीन 1935 and 1955 वर ब्रॉट टुगेदर एंड पब्लिश्ड इन ए कलेक्शन कॉल्ड सच्ची कविताएं। 1935 से 1955 के बीच सुदर्शन चक्र के नाम से लिखने वाले एक और मिल वर्कर का जो लेख था कि सच्ची कविताएं नामक एक कलेक्शन में प्रिंट किया गया। द पोएम्स बाय द 1930s बैंगलोर कॉटन मिल वर्कर्स सेट अप लाइब्रेरीज टू एजुकेट देमसेल्व्स। 1930 में जो है बेंगलोर के जो कॉटन मिल वर्कर्स थे उन्होंने जो है लाइब्रेरीज वगैरह सेटअप की थी ताकि वो अपने आप को एजुकेटेड कर सकें। फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ बॉम्बे वर्कर्स, किसका अनुसरण कर रहे थे वो, बॉम्बे वर्कर्स का। दीज वर्क स्पॉन्सर्ड बाय सोशल रिफॉर्मर्स हु ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेसिव ड्रिंकिंग अमंग दैम टू ब्रिंग लिटरेसी एंड समटाइम्स टू प्रोपेगेट द मैसेज ऑफ नेशनलिज्म। जो भी सोशल रिफॉर्मर्स थे तो उन्होंने इनके प्रयासों को स्पॉन्सर किया और उनकी कोशिश यह थी कि जो भी वर्कर जो ड्रिंकिंग किया करते थे, यानी जो ड्रिंकिंग किया करते यानी नशाखोरी उनकी कम हो, एजुकेशन आए और उन तक नेशनलिज्म का मैसेज भी पहुंच सके। तो इट मीन्स कि प्रिंट एंड द पुअर पीपल, कि किस तरीके से प्रिंट ने जो पुअर लोग थे
उनके जो थॉट थे वो भी चेंज किए। यानी जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो उन्होंने कहीं ना कहीं से इन किताबों के जो पिक्चर्स हैं या फिर जो रिटर्न किसी जो कोई वर्कर एजुकेटेड था तो उन्होंने अगर इसको पढ़ा तो उनके विचार जो हैं वो चेंज हुए। तो प्रिंट का जो है पुअर पीपल के ऊपर भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा था। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंट एंड सेंसरशिप। Before 1798, the colonial state under the East India Company was not too concerned with censorship. 1798 से पहले जो कॉलोनियल स्टेट था, यानी जब अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल था, तब जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ज़्यादा मतलब सेंसरशिप या पाबंदी लगाने के बारे में ज़्यादा परेशान नहीं थी। स्ट्रेंजली इट्स early measures to control printed matter were directed against Englishmen in India who were critical of company misrule and hated the action of particular company officers. Strangely इसके जो प्रिंटेड मटेरियल के जो को कंट्रोल करने के लिए जो स्टार्टिंग के जो कदम कंपनी के जो मिसरूल की क्रिटिज़म करने वाले और कंपनी के जो जितने भी ऑफिसर्स थे तो उनके काम को कोसने वाले अंग्रेज़ों के खिलाफ उठे थे। The company was worried that such criticism might be used by its critics in England to attack its trade monopoly in India। और इससे जो कंपनी को इस बात की चिंता थी कि इन क्रिटिसिज्म का लाभ उठाकर जो इंग्लैंड में बैठे जो इनके क्रिटिसिजक है यानी जो निंदक हैं वो कहीं भारत पर जो है इनके ट्रेड के ऊपर जो है वो हमला ना बोल दें, यानी मोनोपोली राइट इंडिया पे ना लगा ले। यानी पहले जो कंपनी का जो रूल था वो यहाँ पर जो भी ऑफिसर्स थे वो ही करते थे, यानी डायरेक्ट रूल नहीं था ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन उनको ये डर था कि अगर इतनी क्रिटिसिज्म छपने लगी तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड में जो बैठे ऑफिसर्स हैं जो उनके क्रिटिक्स हैं वो कभी इनसे मोनोपोली राइट जो है वो ना ले लें। बाय द 1820s the Calcutta Supreme Court passed certain regulation to control press freedom and the company began encouraging publication of newspapers that would celebrate British rule। कोलकाता सुप्रीम कोर्ट ने 1820 में प्रेस की आज़ादी को कंट्रोल करने वाले कुछ कानून पास किए और कंपनी ने ब्रिटिश रूल का उत्सव मनाने वाले न्यूज़पेपर पब्लिकेशन को एनकरेज किया। In 1835, faced with urgent petition by editors of English and vernacular newspapers, Governor General Bentinck agreed to revise press laws. Thomas Macaulay, a liberal colonial official, formulated new rules that restored the earlier freedoms। इंग्लिश और वर्नाकुलर यानी जो भी देशी भाषाओं के जो भी न्यूज़पेपर थे तो उनके जो एडिटर्स थे उन्होंने क्या किया, रिक्वेस्ट की कि 1835 में जो भी कानून जो बनाया हुआ था प्रेस का उसको जो है दोबारा से रिवाइज़ किया जाए। तो 1835 में गवर्नर जनरल बेंटिक ने जो प्रेस कानून को जो है रिवाइज़ किया और फिर जो लिबरल कॉलोनियल ऑफिसर थे टॉमस मैकॉले ने पहले की फ्रीडम को रीस्टोर करते हुए नए नए कानून बनाए। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द एटीट्यूड टू फ्रीडम ऑफ द प्रेस चेंज। और 1857 का एक रिवोल्ट हुआ था, उसके बाद जो फ्रीडम थी प्रेस की वो थोड़ी सी चेंज हुई थी। एनरेज्ड इंग्लिशमैन डिमांडेड अ क्लैम्प डाउन ऑन द नेटिव प्रेस। एंग्री जो भी इंग्लिश मैन थे उनकी डिमांड थी कि जो देसी जो प्रेस थी उसका उसको जो है बिल्कुल बंद कर दिया जाए क्योंकि उसके अंदर उसकी क्रिटिसिज्म हो रही थी। नेटिव प्रेस यानी जो भी देसी प्रेस थी उसको जो है बिल्कुल बंद कर दिया जाए क्योंकि वो क्या काम कर रही थी 1857 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्रिटिसिज्म कर रही थी। एज वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स बिकेम एक्सट्रीमली नेशनलिस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगेन डिबेटिंग मेजर्स ऑफ स्ट्रिंजेंट कंट्रोल। जितने भी वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स थे वो जो है कॉलोनियल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ थे और वो नेशनलिस्ट में जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे। तो इसके कारण जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो है स्ट्रिंग कंट्रोल
यानी स्ट्रिक्ट कंट्रोल के लिए एक प्रस्ताव किया कि किसी भी तरह जो वर्नाकुलर जो प्रेस है उसके ऊपर इनका कंट्रोल होना चाहिए, नहीं तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो यहाँ पर जो रूल है वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स थे वो मोस्टली जो है कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे और उनकी ही क्रिटिसिज्म जो है वो न्यूज़पेपर में छापा करते थे। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट चाहती थी कि किसी तरीके से ऐसे डिबेट किए जाएं जिससे जो है सारा कंट्रोल जो है इनके हाथों में चला जाए। इन 1878 द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड, और 1878 में जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो पास हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? मॉडल्ड ऑन द आयरिश प्रेस लॉज, जो कि आयरिश प्रेस लॉज पर बना था। इट प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट विथ एक्सटेंसिव राइट्स टू सेंसर रिपोर्ट्स एंड एडिटोरियल्स इन द वर्नाकुलर press. From now on, the government kept regular track of the vernacular newspapers published in different provinces. वर्नाकुलर एक्ट से जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनको जो है एक तरीके का राइट मिल चुका था कि जो भी कुछ रिपोर्ट है वो पहले जो है उनको दिखाई जाएगी, उसके बाद जो है इसको पब्लिश किया जाएगा। यानी जो भी एडिटर है या जो रिपोर्ट है, जो भी रिपोर्ट बन रही है, तो उसके ऊपर पहला राइट किसका होगा? गवर्नमेंट का होगा। फ्रॉम नाउ ऑन द गवर्नमेंट केप्ट रेगुलर ट्रैक ऑफ द वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स पब्लिश्ड इन डिफरेंट प्रोविंसेस। उसके बाद से जो गवर्नमेंट थी वो रेगुलर जो है ट्रैकिंग किया करती थी वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स की, जो कि डिफरेंट प्रोविंसेस में पब्लिश हुआ करते थे। व्हेन ए रिपोर्ट वाज जज्ड एज सेडिटियस, the newspaper was warned, and if the warning was ignored, the press was liable to be seized and the printing machinery confiscated. अगर कोई भी रिपोर्ट अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ होती थी तो उसको जो है सेडिटियस यानी बागी करार दिया जाता था और न्यूज़पेपर को जो है वार्न किया जाता था। अगर वार्निंग उनकी इग्नोर की जाती थी तो जो प्रेस थी उसको जो है सीज कर दिया जाता था और जो मशीनरी वगैरह जो थी वो उनसे छीन ली जाती थी। इट मीन्स कि जो वर्नाकुलर जो प्रेस थी उनसे जो है उनकी फ्रीडम धीरे धीरे ये एक्ट लाने के बाद, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाने के बाद जो है उनकी स्वतंत्रता जो थी उनसे छीन ली जाती थी अगर वो अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ भी छापते थे। डिस्पाइट रेप्रेसिव मेजर्स, नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स ग्रू इन नंबर्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। लेकिन इसके बावजूद भी, यानी जो इनकी जो रेप्रेसिव नीति थी उसके बावजूद भी जो नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स थे वो देश के हर कोने में जो है वो फैलते चले गए। दे रिपोर्टेड ऑन कॉलोनियल मिसरूल एंड एनकरेज नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़। और उन्होंने जो है कॉलोनियल रूल की जो मिसरूल जो उनके साथ होता था या जो नेशनलिस्ट जो ताकत थी उनकी हौसला को जो है वो बढ़ाकर लिखते थे। यानी जो भी न्यूज़पेपर थे वो हमेशा जो है कॉलोनियल जो मिसरूल था उनके साथ में उनको लिखते थे और साथ साथ नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ को एनकरेज किया करते थे। अटेम्प्ट्स टू थ्रोटल नेशनलिस्ट क्रिटिसिज्म प्रोवोक्ड मिलिटेंट प्रोटेस्ट। और कई बार तो इसके लिए काफ़ी सारा जो है वो प्रोटेस्ट भी हुआ था। यानी उनकी जो नेशनलिस्ट जो भी थे उनको खामोश करने के लिए कई सारे प्रोटेस्ट भी होते थे। व्हेन दिस in turn led to a renewed cycle of persecution and protest. When Punjab revolutionaries were deported in 1907, Bal Gangadhar Tilak wrote with great sympathy about them in his Kesari. This led to his imprisonment in 1908, provoking in turn widespread protests all over India. नेशनलिस्ट आलोचना को खामोश करने की कई सारी कोशिशों का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। पंजाब के जो क्रांतिकारी थे उनको 1907 में जो है काला पानी भेजा गया। तो बाल गंगाधर तिलक ने अपने केसरी एक न्यूज़पेपर था तो उन्होंने उसके प्रति जो है गहरी सिंपैथी जताई थी पंजाब के क्रांतिकारियों के लिए, जिसके लिए उन्हें 1908 में कैद कर लिया गया। और धीरे धीरे जो है इसका जो रिज़ल्ट क्या हुआ कि भारत भर में, पूरे इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। तो दिस इज़ योर चैप्टर एंड ये जो चैप्टर का लास्ट पार्ट था इसको बेटा 2-3 बार देखना और फिर जो है इसके क्वेश्चंस जो है वो फाइंड आउट करने हैं।